नमस्कार, खुशामदीद। स्वागत है आपका नाइस टेक एजुकेशन मेरे इस चैनल में। और आज हम आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर के आए हैं। आज का वीडियो किसके लिए काम का है वो मैं बता दूं आपको। ये वीडियो काम का है उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो कंप्यूटर एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यानी कि कोई भी कंपटीशन एग्जाम प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं। एसएससी है, रेलवे है, बैंक है और आपके व्यापम की परीक्षाएं हैं, एमपीपीएससी है, पीएससी है। इन सभी में अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट हो और उसकी प्रिपरेशन आपको करनी हो तो उस समय कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं, इस बारे में इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। दोस्तों, एक टॉपिक पे अगर मैं लंबा डिस्कशन करूं तो वो अलग टॉपिक पे बहुत सारी थ्योरी डिस्कस करनी पड़ेगी। आज मैं जो वीडियो लाया हूं ना, ये आपको एक में बहुत सारी चीजें जानने को मिलेगी। मतलब एक लंबा सा वीडियो आप देख लीजिए, सारी प्रिपरेशन रेडी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक पीडीएफ क्वेश्चंस शेयर करता हूं। पीडीएफ क्वेश्चन के आंसर्स बताऊंगा और लॉजिक के साथ बताऊंगा। आपको इस तरह के बहुत सारे पीडीएफ इंटरनेट पे मिल जाते हैं जिसको आप डाउनलोड करके आंसर को रख लेते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्हीं पीडीएफ के आंसर्स को मैं लॉजिक के साथ, तर्क के साथ आपको बताऊंगा कि इसका आंसर ऐसा क्यों होगा। रीजन के साथ क्लियर कराऊंगा। इससे होगा ये कि आप उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या पर्टिकुलर टॉपिक या कोई भी कंटेंट है उसके ऊपर आपकी स्ट्रॉन्ग पकड़ हो जाएगी। आप उसको अच्छे से समझ भी जाएंगे और उसका आंसर अगर लॉजिकली बदल के घुमा करके क्वेश्चन देता है तो आंसर क्या होगा ये आपसे आसानी से बनेगा, क्योंकि आप उसके बारे में समझ चुके हैं। तो कोई बात नहीं, हम आज का वीडियो शुरू करते हैं। आखिर तक देखिएगा, क्योंकि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो पूरा का पूरा क्वेश्चन आपके लिए काम का है। ये पीडीएफ जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, बता रहा हूं, ये 100 क्वेश्चन का पीडीएफ है और इसमें एक एक क्वेश्चन को मैं लॉजिकली आंसर के साथ डिस्कस भी करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पे भी आपको दिखता जाएगा और यहां मैं पढ़ते हुए जा रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, यूनिवैक इज। यूनिवैक है क्या? यूनिवैक पहली जनरेशन में जो कंप्यूटर्स के नाम थे, उस समय कंप्यूटर जो बड़े बड़े बनाए गए थे उनका नाम यूनिवैक, एनियाक, एडसेक ये सब रखा गया था। इन सब के फुल फॉर्म्स भी रट लीजिएगा आप लोग, ये बहुत काम की चीज़ है। तो यहाँ लिख रहा है यूनिवैक क्या है? यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर है, ये इसका सही आंसर होगा। ये इसका फुल फॉर्म है। UNIV से यूनिवर्सल हुआ, A फॉर ऑटोमेटिक एंड C फॉर कंप्यूटर। यहाँ पे इसका आंसर ये है। दूसरा क्वेश्चन है, द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म्ड बाय अ कंप्यूटर आर। मतलब कंप्यूटर का बेसिक ऑपरेशन क्या है, क्या करता है वो? तो उसका काम है अरिथमेटिक ऑपरेशन करना, लॉजिकल ऑपरेशन करना, स्टोरेज एंड रिलेटिव। तो देखो भाई, सारा काम कंप्यूटर करता है। अरिथमेटिक ऑपरेशन मतलब मैथमेटिकल गणना भी करता है, सही गलत का जवाब भी देता है, स्टोर भी करता है, तो इसमें ऑल ऑफ अबव आंसर होगा। द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप्स आर। कंप्यूटर चिप्स के प्रकार बताइए। एक्सटर्नल मेमोरी चिप, प्राइमरी मेमोरी चिप, माइक्रो प्रोसेसर चिप। तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी चिप होती है और माइक्रो प्रोसेसर चिप दोनों होती है, तो आंसर यहाँ पे होगा डी, बोथ बी एंड सी। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे, माइक्रो प्रोसेसर्स आर स्विचिंग डिवाइसेस आर फॉर विच जनरेशन कंप्यूटर्स। माइक्रो प्रोसेसर स्विचिंग डिवाइस है कौन सी जनरेशन का? तो देखिए, आप अगर जनरेशन पढ़े होंगे किताबों में तो आपका जो प्रोसेसर है, माइक्रो प्रोसेसर, छोटे साइज का जो प्रोसेसर बनाया गया वो 4th जनरेशन में बनाया गया, जिसका नाम माइक्रो प्रोसेसर दिया गया था। तो यहाँ पे सही आंसर होगा 4th जनरेशन। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अ मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर? सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर में बड़ा डिफरेंस क्या है? देखिए, जनरेशन या हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, कंप्यूटर के टाइप्स जब आप पढ़ेंगे तो कंप्यूटर के प्रकारों में कंप्यूटर के जो प्रकार बताए गए हैं उसमें सुपर कंप्यूटर सबसे बड़ा और उससे छोटा मेन फ्रेम कंप्यूटर बताया गया है। दोनों की कार्यप्रणाली लगभग सेम होती है, लेकिन बड़े कामों में सुपर कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है और छोटे कामों में मेन फ्रेम का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन के ऑप्शंस क्या दे रहा है? लिखा है सुपर कंप्यूटर इज मच लार्जर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, बहुत ज्यादा बड़ा होता है। सफिशिएंट आंसर नहीं है ये। सुपर कंप्यूटर आर मच स्मॉलर देन मेन फ्रेम कंप्यूटर, ये तो गलत है। सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल व्हाइल मेन फ्रेम यूजेस इट्स पावर टू एग्जीक्यूट एज मेनी प्रोग्राम करेक्टली। इसमें सी आंसर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यहाँ पे सुपर कंप्यूटर जो होता है वो फोकस होता है और एग्जीक्यूट करता है कुछ स्पेशल प्रोग्रामों के आंसर्स निकालने या उसके बारे में जवाब देने में। तीसरा आंसर इसमें सही होगा। ASCII और EBDIC, छठा क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। ASCII एंड EBCDIC आर द पॉपुलर कैरेक्टर कोडिंग सिस्टम। देखिए, ये क्या होता है, हमारा जो CPU होता है, प्रोसेसर होता है,
कंप्यूटर के अंदर, वो हमारी लैंग्वेज को नहीं समझता, वो कुछ कोड समझता है, कोड की ही लैंग्वेज को। ये ASCII नाम है, ASCII और EBDIC जो लिखा हुआ है, ये दोनों कोड के टाइप्स हैं। तो यहाँ पे लिखा है ये कोडिंग सिस्टम, देखिए कोडिंग सिस्टम आ रहा है यहाँ पे। व्हाट डज EBCDIC स्टैंड फॉर, यहाँ पे EBCDIC का स्टैंड यानी फुल फॉर्म क्या है? तो इसमें जो पहला आंसर है ना, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, ये सही आंसर इसका होगा। ये फुल फॉर्म है, याद कर लीजिएगा इसको। ये दोनों क्या है? ये आपके कोडिंग सिस्टम है, मतलब कंप्यूटर का प्रोसेसर कोडिंग सिस्टम या कोडिंग लैंग्वेज को समझता है, ये वही कोडिंग के प्रकार है। अगला 7वां क्वेश्चन है, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम। ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर मेमोरी का मस्तिष्क, यानी कंप्यूटर जो सिस्टम है उसका मस्तिष्क यानी ब्रेन कौन होता है? तो ALU होता है, मेमोरी होता है, CPU होता है, या कंट्रोल यूनिट होता है? तो यहाँ पे सही आंसर ALU होगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ मैग्नेटिक डिस्क डिपेंड ऑन। मैग्नेटिक डिस्क की कैपेसिटी, जो स्टोर करने की कैपेसिटी है, वो किस पर डिपेंड होती है? ट्रैक पर इंच पर, या फिर बिट्स पर इंच ऑफ ट्रैक, या डिस्क पैक इन डिस्क सरफेस, ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे ट्रैक पर इंच मतलब एक ट्रैक में कितने, एक सरफेस पे कितनी ट्रैक हैं, या फिर एक ट्रैक पर कितने बिट्स हैं, और डिक पैक ऑफ डिस्क सरफेस, ये जो लिखा हुआ है, तो ये सारा कुछ जरूरी है, सारा तीनों जरूरी है। यहाँ पे आपके एक स्टोरेज कैपेसिटी को कितनी कैपेसिटी होगी या नहीं होगी, उसके लिए सारी चीजें जरूरी है। तो यहाँ पे D आंसर आएगा। द टू काइंड ऑफ मेन मेमोरी आर, मेन मेमोरी के दो प्रकार पूछ रहा है, तो जनरली हम लिख देते हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, जल्दी से हमने ऐसा लिख दिया। रैंडम है, सीक्वेंशियल तो है नहीं, ये मेमोरी की डिटेल का और एक अलग से प्रकार है, स्टोरेज प्रकार है सीक्वेंशियल। रैम एंड रोम, देखिए मेमोरी के प्रकार में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, प्राइमरी मेमोरी होती है और सेकेंडरी मेमोरी होती है, दो प्रकार की मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी में रैम एंड रोम आता है। तो यहाँ पे देखो मेन मेमोरी किसको कहते हैं? प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी कहते हैं, और उसके अंदर आता है रैम, रोम, इसके अलावा बफर मेमोरी, कैश मेमोरी, फ्लैश मेमोरी, ये सब भी होती हैं जो कि मेन मेमोरी में इंक्लूड होती है या उसके अंदर आती हैं। सेकेंडरी मेमोरी जो है वो अलग है। तो मेन मेमोरी प्राइमरी मेमोरी को कहते हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर C है, रैम एंड रोम। उसके बाद स्टोरेज आर यूज्ड टू स्टोर डाटा to compensate for the difference in speed at which the different units can handle data is compute। इसका एक्चुअल नॉर्मल अगर इसको शॉर्ट में आंसर निकाले तो कंप्यूटर की अलग अलग स्पीड में डाटा स्टोर होने की जगह ऐसी इकाई जहां डाटा स्टोर होता है, मतलब ऐसी इकाई जहां डाटा स्टोर होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? मेमोरी, बफर, एक्यूमुलेटर या एड्रेस। तो यहाँ पे बोल रहा है अलग अलग स्पीड में डाटा स्टोर होने वाली जगह, ऐसी जगह जहाँ डाटा स्टोर होता है, तो एड्रेस। यहाँ पे बोला है डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल डाटा इज, एड्रेस पे डिपेंड करता है, एड्रेस के अनुसार ही हमारी मेमोरी उसको निकाल पाती है कि वो कहाँ पर सेव है या किस जगह पे सेव है, अलग अलग स्पीड में कहाँ कहाँ पे जाकर के सेव हो रहा है। तो ये एड्रेस इसका सही आंसर होगा। 11वां लिखा है कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम एंड बोर्ड रूम वी कॉल इट। कंप्यूटर थकाने और बोरियत से मुक्त है, हम इसे कहते हैं एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलीजेंस या फिर वर्सेटाइलिटी। तो यहाँ पे सही आंसर होगा वर्सेटाइलिटी। ठीक है, अगला है वर्सेटाइलिटी यानी क्या होता है? सार्वभौमिक, सब सारे तरह के कार्य को करने में सक्षम। फिर यहाँ पे लिखता है इंटीग्रेटेड सर्किट आर रिलेटेड टू विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। IC जो है वो कौन सी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर की किस जनरेशन से संबंधित है? तो अगर आपने जनरेशन चैप्टर पढ़ा होगा तो IC का उपयोग शुरू किया गया थर्ड जनरेशन में, याद रखिएगा। सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर आया, थर्ड में IC आई, फोर्थ में VLSI चिप आई। तो यहाँ पे थर्ड जनरेशन होगा सही आंसर। CD-ROM इज अ सेमीकंडक्टर मेमोरी, मेमोरी रजिस्टर है, मैग्नेटिक मेमोरी है या नॉन ऑफ अबव। तो CD-ROM इसमें से कुछ भी नहीं है, ना तो सेमीकंडक्टर मेमोरी है, ना मेमोरी रजिस्टर है, ना मैग्नेटिक मेमोरी है, कुछ भी नहीं। तो इसमें D आंसर सही होगा। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या है? हाइब्रिड कंप्यूटर है, देखो हाइब्रिड कंप्यूटर होता क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर को समझिए। हाइब्रिड कंप्यूटर होता है एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों को मिला के जो बड़ा कंप्यूटर बनाया गया है, अलग तरह का कंप्यूटर बनाया गया है, दैट इज हाइब्रिड कंप्यूटर। मतलब कि वो एनालॉग सिग्नल भी समझता है, उस पर भी चलता है, और डिजिटल सिग्नल भी समझता है और उस पर भी चलता है।
तो ऐसा होता है हाइब्रिड कंप्यूटर। तो उसके लिए क्या लिखा है, रीअसेंबल डिजिटल कंप्यूटर, रीअसेंबल एनालॉग कंप्यूटर, रीअसेंबल बोथ अ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर्स का सही आंसर सही होगा। बिल्कुल, मैंने परिभाषा आपको पहले ही बता दी। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंप्यूटर यूजेस द 8-bit कोड कॉल्ड EBCDIC। तो कौन से टाइप का कंप्यूटर है जो 8-बिट कोड को इस्तेमाल करता था, जिसे EBCDIC भी कहते हैं। तो वो है मिनी कंप्यूटर नहीं, माइक्रो कंप्यूटर नहीं, मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो कि 8-बिट कोड को इस्तेमाल करता था। 16वां क्वेश्चन है, द आलू मीन्स अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, छोटा सा जो CPU होता है उसके अंदर का एक भाग। CPU के अंदर का भाग ALU of a computer respond to the command coming from। ALU कहाँ से आने वाले कमांड पर कार्य करता है पूछ रहा है। तो यहाँ पे प्राइमरी मेमोरी होगा, कंट्रोल सेक्शन होगा, एक्सटर्नल मेमोरी होगा या कैश मेमोरी होगा। देखिए कमांड का आना जाना कहाँ से होता है, इनपुट डिवाइस से होगा आना, उस पर वो रिएक्ट करेगा। इनपुट डिवाइस मतलब कीबोर्ड से कमांड आएगा या माउस से कमांड आएगा, तो ALU उस पर रिएक्ट करके आंसर देगा। तो ALU कंट्रोल सेक्शन कहलाएगा। यहाँ पे कंट्रोल सेक्शन से आने वाली मतलब इनपुट डिवाइस से आने वाले कमांड पर कार्य करता है। इसका सही आंसर होगा B। फिर आगे लिखता है यहाँ पे, चीफ कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, मतलब फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर का मुख्य भाग इसमें से कौन सा है, ट्रांजिस्टर है, वैक्यूम ट्यूब है, इंटीग्रेटेड सर्किट है या कुछ नहीं। तो इसमें आपको मैं बता दूं, पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे वो वैक्यूम ट्यूब से चला करते थे। ये मेन स्पेशलिटी है पहली पीढ़ी के कंप्यूटर की कि वैक्यूम ट्यूब से चलने वाले कंप्यूटर पहली पीढ़ी में हुआ करते थे। तो यहाँ पे वैक्यूम ट्यूब एंड वॉल्व्स आएगा, B नंबर इसका सही आंसर है। और अगला है, टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी ग्राफिक्स, हार्ड कॉपी मतलब प्रिंट आउट से संबंधित है, समझ लीजिए ये शब्द जो कोष्टक में लिखा हुआ है प्रिंट आउट से रिलेटेड है। हाई क्वालिटी ग्राफिक प्रिंट आउट इन कलर में यू वुड वांट टू यूज, आप इसमें से क्या यूज करेंगे, RGB मॉनिटर यूज करेंगे, प्लॉटर, इंकजेट प्रिंटर या लेजर प्रिंटर। देखिए प्रिंट आउट प्राप्त हो रहा है तो मॉनिटर तो पहले ही काट दीजिए, RGB मॉनिटर नहीं होगा। अब प्लॉटर है, इंकजेट प्रिंटर है या लेजर जेट प्रिंटर है। तो देखिए पहले बता दूं, लेजर जेट प्रिंटर वो वाला जो नॉर्मल ऑफिस में होता है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट आउट निकालते हैं आप, लेटर में फोटोकॉपी वगैरह जो कराते हैं वो लेजर प्रिंटर में आता है। फिर इंकजेट प्रिंटर छोटे छोटे प्रिंटर होते हैं जिसमें से आप कलर प्रिंट आउट निकाल लेते हैं, उसको इंकजेट प्रिंटर कहा जाता है। इंकजेट प्रिंटर छोटे बड़े फिर उससे और बड़े भी आते हैं। प्लॉटर जो होता है ये 3D ग्राफिक्स, इंजीनियरिंग ड्राइंग, इस तरह की बड़ी बड़ी चीज़ों को हाई क्वालिटी प्रिंट निकालने में इस्तेमाल किया जाता है। किसका, प्लॉटर का। प्लॉटर होता है फ्लैट बेड प्लॉटर और भी ऐसे 1-2 प्लॉटर्स के प्रकार है। तो प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है हाई रेजोल्यूशन हाई क्वालिटी ग्राफिक्स के प्रिंट आउट के लिए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ कंपाइलेशन प्रोसेस, संकलन प्रक्रिया के चरण इसमें कौन कौन से हैं, या फिर किसी प्रोग्राम को पूरा करने या बनने के चरण कौन कौन से हैं, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। तो बोल रहा है फिजिबिलिटी स्टडी, सिस्टम डिजाइन, टेस्टिंग, स्टडी करें फिर सिस्टम को डिजाइन करें उसके बाद टेस्ट करें। इम्प्लीमेंटेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ये तो बिल्कुल नहीं है। लेक्सिकल एनालिसिस, सिंटैक्स एनालिसिस एंड कोड जनरेशन, देखिए कोड से रिलेटेड है, ये कंप्यूटर की बात चल रही है। मैं आपको बता दूं किसी ऑफिस की बात नहीं चल रही है। अगर कंप्यूटर में आपको कोई चरण पूछ रहा है प्रोग्राम बनाने का या कुछ करने का, तो वहाँ पे आपको सिंटैक्स यानी कोड कमांड लगेंगे। तो इसमें तीसरा नंबर इससे पूरा रिलेट कर रहा है कि लेक्सिकल एनालिसिस, पहले आप विश्लेषण करो कि क्या क्या होगा कैसे होगा, फिर सिंटैक्स, उसके बाद सिंटैक्स का एनालिसिस करो, कोड से कौन से कोड और कमांड्स हम उसमें लिखेंगे, उसके बाद कोड को जनरेट करना यानी लिखना। तो ये तीसरा स्टेप इससे बिलोंग करता है, सही आंसर होगा तीसरा C, लेक्सिकल एनालिसिस वाला। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग IC वाज यूज्ड इन थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में कौन सी IC का इस्तेमाल हुआ। देखिए IC के भी 3 प्रकार हैं, आप लोगों को नहीं पता हो अगर तो मैं बता दूं। एक IC आपकी SSI, इसका फुल फॉर्म है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन। आईसी का फुल फॉर्म अपन ने पढ़ा है इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है। आईसी का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट में भी सबसे जो छोटी है वो स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन है, फिर एमएसआई मीडियम स्केल इंटीग्रेशन है, उसके बाद एलएसआई जो है वो लार्ज स्केल इंटीग्रेशन है। 3, ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल किया गया, एसएसआई और एमएसआई दोनों का इस्तेमाल किया गया है थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। तीसरी पीढ़ी में आईसी का इस्तेमाल शुरू किया गया तो उसमें एसएसआई और एमएसआई दोनों तरह की आईसी का उपयोग शुरू किया गया है, याद रखिएगा।
अगला क्वेश्चन है द मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर वाज, बिल्कुल ठीक है, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया, वैक्यूम ट्यूब एंड वाल्व्स, जो मैं पीछे डिस्कस कर चुका हूं। अगला क्वेश्चन है अ डम्ब टर्मिनल हैज, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन आ गया। डम्ब टर्मिनल होता क्या है पहले तो ये समझें, तब तो हम इसका आंसर बता पाएंगे। तो डम्ब टर्मिनल यह एक सरल डिवाइस होता है, इनका कार्य कीबोर्ड से प्राप्त डाटा को प्रोसेसर तक पहुंचाना होता है। मतलब कि कहीं से सिग्नल आएगा और प्राप्त होगा, वहां जाएगा नहीं, ठीक है, जैसे कीबोर्ड में जाता नहीं है, मॉनिटर में जाता है लेकिन फिर वहां से नहीं आता है। मतलब ऐसा टर्मिनल जो एक तरफ से चल के दूसरी तरफ खत्म हो जाए, ऐसे टर्मिनल को डम्ब टर्मिनल कहते हैं। तो पूछ रहा है इसमें से कौन सा डम्ब टर्मिनल है। एन एम्बेडेड माइक्रोप्रोसेसर बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो सूचना लेता भी है और देता भी है। फिर एक्सटेंसिव मेमोरी भी नहीं है, वहां से हम डाटा उठाते हैं और स्टोर भी करते हैं। इंडिपेंडेंट प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी नहीं, ये भी नहीं है। अ कीबोर्ड एंड स्क्रीन, ये हो सकता है, बिल्कुल सही, ठीक है, कीबोर्ड से सूचना प्राप्त होती है, स्क्रीन पर हम सूचना प्रदान कर देते हैं। स्क्रीन से वापस नहीं आता, कीबोर्ड में वापस नहीं जाता, सिर्फ आता है। तो डम्ब टर्मिनल मतलब एक ही दिशा में डेटा फ्लो होना, यानी सिग्नल का फ्लो होना डम्ब टर्मिनल कहलाता है। 1 मिली सेकेंड इज, अगला क्वेश्चन है, ये तो नॉर्मल मैथ्स का क्वेश्चन है या जीके का क्वेश्चन है। 1 मिली सेकेंड क्या है, तो 10th ऑफ अ सेकेंड इसमें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 24 नंबर पे लिखा था आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड बाय, प्रिंटर की आउटपुट क्वालिटी कितनी अच्छी है, कैसे मेजर करते हैं, तो डीपीआई में मेजर करते हैं। याद रखिएगा सारे प्रिंटर जो है वो डीपीआई में, डॉट पर इंच, इस पे इसको मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज अ स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, ऐसा कंप्यूटर जो स्पेशल पर्पस के लिए इस्तेमाल किया गया था, वो है एबीसी कंप्यूटर का नाम है, याद रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर, फुल फॉर्म है इसका एबीसी का। यह पहला डिजिटल कंप्यूटर था जो 1942 में बनाया गया था। कब? 1942 में बनाया गया था एबीसी को। अगला क्वेश्चन है व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटॉनस ऑफ एंड क्लिफोर्ड, देखिए फिर से वही नाम आ गया। तो एटॉनस ऑफ एंड क्लिफोर्ड ये सीधे देखिए रिलेट कर रहा है, एबीसी से रिलेट कर रहा है, मार्क 1 से नहीं, Z3 से नहीं, नन ऑफ भी नहीं होगा। तो यहाँ पूछ रहा है व्हाट वाज द कंप्यूटर इन्वेंटेड बाय एटॉनस ऑफ, एटॉनस ऑफ ने कौन सा कंप्यूटर इन्वेंट किया। एटॉनस ऑफ उनका नाम है और अपने नाम पर उन्होंने कंप्यूटर का नाम रखा था एटॉनस ऑफ बेरी कंप्यूटर। तो यहाँ पे एटॉनस ऑफ एबीसी से रिलेट हो रहा है, इसका आंसर होगा एबीसी। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोरेज डिवाइस कैन स्टोर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ डाटा, यहाँ पे बोल रहा है कि किसमें ज्यादा से ज्यादा डाटा आप स्टोर कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन का आंसर आपसे बन जाएगा। फ्लॉपी सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस होता है जो कि अब मार्केट से आउट हो चुका है। इस तरह होती है फ्लॉपी, देखिए ये फ्लॉपी मार्केट से आउट हो चुकी है, अब आपको देखने को भी नहीं मिलेगी। जो नए स्टूडेंट्स हैं वो जानेंगे भी नहीं कि फ्लॉपी कैसी होती थी। हम लोगों ने जब स्टडी करी थी तब हम फ्लॉपी का यूज किया करते थे। अब हार्ड डिस्क सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है, लेकिन अगला भी देख लेते हैं। कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी होती है, तो ये तो छोटा है हार्ड डिस्क से। और मैग्नेटो ऑप्टिक डिस्क, मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क, ये सीडी का एक अलग रूप ये भी है। तो यहाँ पे सबसे बड़ा समझ में आ रहा है हार्ड डिस्क सबसे बड़ा स्टोरेज डिवाइस है जिसका इस्तेमाल हम डाटा स्टोर करने के लिए करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है विच कंप्यूटर वाज कंसीडर्ड द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर अंटिल 1973 व्हेन कोर्ट इनवैलिडेटेड द पेटेंट। ओके, तो मैं आपको बता दूं 1973 में कोर्ट ने किस कंप्यूटर का पेटेंट इनवैलिड कर दिया था, तो वो कंप्यूटर है एनिएक, याद रखिएगा। एनिएक ऐसा पहला कंप्यूटर था जिसका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने पेटेंट रद्द कर दिया था। अगला क्वेश्चन है फिजिकल कनेक्शन बिटवीन द माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर इज नोन एज, ये क्वेश्चन पूछ रहा है ऐसा प्रोसेसर एवं अन्य पार्ट्स के बीच कनेक्शन और आवागमन के लिए क्या उपयोग। प्रोसेसर और अन्य पार्ट्स मतलब आपके कंप्यूटर सीपीयू के अंदर जो प्रोसेसर लगा हुआ है वो, और उससे कनेक्टेड सीपीयू के बाद मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, इन सब से सूचना का आदान प्रदान करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर ऑप्शन है पाथ, एड्रेस बस, रूट, बिल्कुल नहीं, इसका सही आंसर एड्रेस बस होगा। यहाँ पे भी जिन टेक्नोलॉजी में छोटी छोटी चीज़ होती है जिसमें डेटा रख करके ट्रांसफ़र किया जाता है, उसका नाम बस दिया गया है। आपको मैं बता दूं, प्रोसेसर की रैम की तरफ डाटा ट्रांसफ़र होना, रैम से डेटा आकर के या सिग्नल आकर के प्रोसेसर को मिलना, तो इस बीच में जो डाटा का आदान प्रदान करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टम बस। बस में डेटा या फाइल्स आती हैं और ट्रांसफ़र होती है, तो यहाँ पे एड्रेस बस का इस्तेमाल किया जाता है डाटा के आदान प्रदान के लिए। यहाँ पे ये आंसर होगा इसका। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे
हाई डेंसिटी डबल साइडेड फ्लॉपी डिस्क कुड स्टोर खालिस्तान ऑफ डाटा, मतलब जो आपकी जो फ्लॉपी ड्राइव है वो उसका स्टोरेज कैपेसिटी कितना है, इसका सीधा सीधा क्वेश्चन का मीनिंग ये है। तो 1.44 MB एक फ्लॉपी डिस्क की कैपेसिटी होती है। मैं फ्लॉपी के बारे में डिस्कस किया था, ये है फ्लॉपी। फ्लॉपी की कैपेसिटी होती है 1.44 MB, सबसे छोटा स्टोरेज डिवाइस है ये। जैसे ही CD मार्केट में आई तो फ्लॉपी मार्केट से आउट हो गया, लेकिन फ्लॉपी इरेजेबल था, आप उसमें डेटा डालो और उड़ा दो, फिर डालो फिर उड़ा दो, इस तरह का काम किया करते थे। जनरली फ्लॉपी का इस्तेमाल करते थे हम एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने का। ये तब की बात है जब पेन ड्राइव और CD जैसी चीज दुनिया में थी ही नहीं, तब फ्लॉपी का इस्तेमाल करते थे। फाइलें फ्लॉपी में लेते थे, दूसरे कंप्यूटर में लगा के उसमें डाल देते थे। तो डाटा ट्रांसफर करने के लिए फ्लॉपी का इस्तेमाल किया जाता था, और उस एक फ्लॉपी की कीमत होती थी 25, 30 या 40 रुपए, और उसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो सिर्फ 1.5 MB थी। 1.44 MB, बहुत छोटा सा डाटा इसमें ट्रांसफर हो सकता था। अगला क्वेश्चन है हाई क्वालिटी कैड सिस्टम uses the following for printing, drawing and graphs। देखिए कैड का नाम आ रहा है, कैड मतलब ऑटो कैड, आपने सुना होगा। इंजीनियरिंग ड्राइंग में ऑटो कैड सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें ग्राफिक्स तैयार किए जाते हैं, प्लांट और रूट्स वगैरह तैयार किए जाते हैं। तो 3D जो ड्राइंग होती है बड़ी बड़ी, उसका प्रिंट निकालने के लिए इसमें से क्या इस्तेमाल करेंगे पूछ रहा है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर बिल्कुल नहीं, डॉट मैट्रिक्स तो बहुत अलग तरह का प्रिंट निकालता है। डिजिटल प्लॉटर, लाइन प्रिंटर या ऑल ऑफ अबव। तो यहाँ पे लाइन प्रिंटर लाइनिंग में प्रिंट निकालता है, तो यहाँ पे डिजिटल प्लॉटर होगा। प्लॉटर के बारे में मैं पीछे डिस्कस कर भी चुका हूँ, प्लॉटर क्या होता है। तो यहाँ पे नक्शा या 3D ड्राइंग की प्रिंटिंग के लिए क्या उपयोग करेंगे, तो उपयोग करेंगे हम डिजिटल प्लॉटर का। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस। इसमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है। OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, सॉरी मैंने क्वेश्चन गलत पढ़ा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस बोल रहा है, इसमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इनपुट डिवाइस है। ऑप्टिकल स्कैनर इनपुट डिवाइस है। वॉइस रिकॉग्निशन इनपुट डिवाइस है, क्योंकि मेरी वॉइस को सुनेगा और अंदर लेकर के जाएगा। SCOM मतलब कंप्यूटर आउटपुट टू माइक्रोफिल्म, अब खुद ही आउटपुट लिख दिया है उसमें, तो आप लगा लीजिए अंदाजा कि यही आउटपुट डिवाइस होगा। अगला क्वेश्चन है द एक्यूरेसी ऑफ the floating point number representable in two 16-bit words of a computer is approximately, क्वेश्चन का ऑप्शन दे रहा है 16 डिजिट, 6 डिजिट, 9 डिजिट, ऑल ऑफ अबव। तो देखिए यहाँ पे 16 बिट वर्ड्स 16 डिजिट का ही रहेगा, ये आंसर इसका ये बनेगा। अगला क्वेश्चन है इन मोस्ट ऑफ द IBM PC, IBM कंपनी है जो कंप्यूटर बनाने वाली सबसे पुरानी कंपनी है जो कंप्यूटर बनाया करती थी। तो IBM के कंप्यूटर में CPU, द डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी, एक्सपेंशन स्लॉट एंड एक्टिव कंपोनेंट आर माउंटेड ऑन अ सिंगल बोर्ड। ये कह रहा है कि IBM कंप्यूटर जब बना था तब उसमें CPU, डिवाइस ड्राइवर, मेमोरी, स्लॉट, रैम के लिए स्लॉट, ये सारे कंपोनेंट एक बोर्ड में लगे होते थे। उस बोर्ड को क्या कहते हैं, एक ये बड़ा लंबा सा लिखा है, लेकिन अर्थ समझने में आपका आंसर निकाल लेंगे। उस बोर्ड को हम कहते हैं मदरबोर्ड। सही आंसर इसका ये होगा। कंप्यूटर में मदरबोर्ड लगा होता है, उसके अंदर रैम, प्रोसेसर IC, फैन और कई सारे IC एंड चिप्स लगे होते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा मदरबोर्ड। अगला है, इसको पढ़ेंगे भी आप तो डाटर बोर्ड हो नहीं सकता, फादर बोर्ड हो नहीं सकता, ये ब्रेड बोर्ड लिखा हुआ है, एक्चुअल में मदर बोर्ड है। ऐसा ऑप्शन दिया है कि आप ऑटोमेटिकली सही समझ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है इन मोस्ट IBM PC CPU, डिवाइस ड्राइवर, मेरे ख्याल से सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, सेम आंसर इसका फिर से होगा। अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक डिस्क आर द मोस्ट पॉपुलर मीडियम। यहाँ पे मैग्नेटिक डिस्क मतलब ऐसी डिस्क जिसमें चुंबक की परत चढ़ी हो, मैग्नेटिक लेयर चढ़ी हो। ये फ्लॉपी में हुआ करता था, आपको मैं बता दूं। CD में मैग्नेटिक लेयर नहीं होता, ना ही हार्ड डिस्क में मैग्नेटिक लेयर होता है। फ्लॉपी जो पुराना डिवाइस था स्टोरेज करने वाला, उसमें मैग्नेटिक लेयर चढ़ी होती थी। तो यहाँ पे बोल रहा है कि द मोस्ट पॉपुलर मीडियम फॉर डायरेक्ट एक्सेस के लिए ये पॉपुलर था या सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए पॉपुलर था। तो भाई उसमें डायरेक्ट एक्सेसिंग भी हो जाती थी, फाइल तुरंत निकाल लेते थे, और सिक्वेंशियल भी होता था। तो यहाँ पे बोथ आंसर आएगा। फ्लॉपी जो है डायरेक्ट एक्सेस मेथड पर भी काम करती थी और सीक्वेंशियल एक्सेस पर भी काम करती थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अ टेक्निक यूज्ड बाय कोड टू कन्वर्ट एन एनालॉग सिग्नल इनटू अ डिजिटल बिट स्ट्रीम नोन एज। तो यहाँ पे ऐसी टेक्निक के बारे में पूछ रहा है जो कोड को कन्वर्ट करता है एनालॉग से डिजिटल में। देखिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करना, डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करना, ये काम मॉडेम का था। इंटरनेट चैप्टर में आपको पढ़ने को मिलेगा, नेटवर्क या इंटरनेट में। तो यहाँ पे पल्स कोड मॉड्यूलेशन आ रहा है। मॉड्यूलेशन मॉडेम का काम होता है, रिलेट कर लीजिए, कनेक्ट कर लीजिए।
पल्स स्ट्रक्चर नहीं है, क्वेरी और इक्वेंट मैनेजमेंट ये तो है ही नहीं, क्यू मैनेजमेंट ये तो है ही नहीं इसका आंसर। तो यहाँ पे पल्स कोड यानी कोड को मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन मतलब एनालॉग से डिजिटल में बदलना मॉड्यूलेशन कहलाता है, और डीमॉड्यूलेशन डिजिटल को एनालॉग में वापस बदलना, एनालॉग को डिजिटल, डिजिटल को एनालॉग, मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन इसको कहते हैं। तो यहाँ मॉड्यूलेशन वर्ड आया, आप इसको कनेक्ट कर लीजिए उस क्वेश्चन से और इसका आंसर सही होगा पल्स कोड मॉड्यूलेशन। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग अ वीडियो विच स्टेटमेंट इज मोर करेक्टली। वीडियो होता है, वीडियो डिस्प्ले से रिलेटेड शब्द है ये। इज एन आउटपुट डिवाइस, इज एन इनपुट डिवाइस, पेरिफेरल है या हार्डवेयर है। तो देखिए हार्डवेयर तो है डेफिनेटली, एक उपकरण है ये, लेकिन यहाँ पे ना देखिए 2-3 आंसर सही लग रहे हैं। ये हार्डवेयर भी है, ये पेरिफेरल भी है, ये आउटपुट डिवाइस भी है। तो वीडियो जो है वीडियो डिस्प्ले टेक्निक है, वीडियो जो होता है, तो ज़्यादातर आंसर इसका जो स्ट्रांगली निकल करके आ रहा है वो है इट इज़ एन आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस एंड आउटपुट। कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको बताना है तो ये एक्चुअल इसका आंसर होगा वीडियो डिस्प्ले यूनिट का आपका इट्स एन आउटपुट डिवाइस, मतलब मॉनिटर जो है वीडियो डिस्प्ले यूनिट है, तो ये एक आउटपुट डिवाइस पहले होगा, उसके बाद ये एक पेरिफेरल है, उसके बाद ये कि हार्डवेयर आइटम है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है अ मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इज अ मशीन दैट इज मीन्ड फॉर। एक ऐसा मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, मतलब लेटेस्ट कंप्यूटर की बात चल रही है, वो एक मशीन है जो किस तरह की हो सकती है, डूइंग क्विक मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेगी, और इनपुट स्टोरेज मैनिपुलेटिंग एंड आउटपुट ऑफ डाटा करेगी, नहीं। उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग, नहीं। परफॉर्मिंग रिस्पेक्टिव टास्क एक्यूरेटली, कुछ आंसर कनेक्ट हो रहा है, लेकिन ज़्यादा जो आंसर स्ट्रांगली है यहाँ पे वो है इनपुट, मतलब डाटा इनपुट होगा, स्टोरेज करना, मैनिपुलेट करना मतलब उसको निकालना, इधर उधर करना, एंड आउटपुट करके दिखाना। तो इसमें से बी आंसर इसका सही निकल करके आ रहा है। अगला क्वेश्चन है व्हेन वाज वैक्यूम ट्यूब इन्वेंटेड। वैक्यूम ट्यूब वाला कंप्यूटर फर्स्ट जनरेशन में था, तो फर्स्ट जनरेशन कब थी, 1954-55 में फर्स्ट जनरेशन थी। तो वैक्यूम ट्यूब कब इन्वेंट हुआ, वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट हुआ है 1906 में, याद रखिएगा 1906 में वैक्यूम ट्यूब इन्वेंट हुआ है। आप इंटरनेट में सर्च मारेंगे तो कहीं 1904 मिलेगा, 1906 मिलेगा, 1907 मिलेगा, तो इसमें 1904 दिया ही नहीं है, बहुत दूर है 1900, और इधर 10 भी बहुत दूर है, तो आप 1906 आंसर करेक्टली होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स रिप्रोडक्शन, मतलब टॉप क्वालिटी का ग्राफिक आउटपुट कौन देता है। तो पिछला एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड था जिसमें सेम चीजें लिखी थी, और यहाँ पे फिर वही आंसर होगा प्लॉटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डॉट 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 में प्रिंट निकालता है, इंकजेट प्रिंटर, कलर प्रिंटर जो नॉर्मल आते हैं, और लेजर प्रिंटर जो नॉर्मल ऑफिस में इस्तेमाल किए जाते हैं A4 प्रिंट आउट या फिर इस तरह के प्रिंट आउट्स निकालने के लिए, तो वो A4 है। तो यहाँ पे जो प्रिंटर है प्लॉटर जो होता है ये बेस्ट क्वालिटी का ग्राफिक रिप्रोडक्शन का काम करता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कंप्यूटर्स विच 80286 माइक्रो प्रोसेसर, मतलब इस मॉडल का माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है जिसपे डिपेंडेंट आपका कंप्यूटर होता है। तो पहली बार जो कंप्यूटर प्रोसेसर बनाया गया था या उस समय जब बनाया गया था वो कौन से वाले कंप्यूटर में ये वाला प्रोसेसर लगा था, पूछ रहा है। XT कंप्यूटर में, AT कंप्यूटर में, PS2 कंप्यूटर में, या कोई नहीं। तो यहाँ पे XT मींस एक्सटेंडेड टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से मतलब है, AT मींस एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर से मतलब है। तो आपको मैं बता दूं कि 80286 जो माइक्रो प्रोसेसर इस्तेमाल किया गया था वो एडवांस टेक्नोलॉजी कंप्यूटर में इस्तेमाल किया गया था, मतलब AT कंप्यूटर्स में। इसका सही आंसर होगा AT, सेकंड नंबर। फिर अगला है एन एप्लीकेशन सुटेबल फॉर सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग इज, एक ऐसा एप्लीकेशन यानी सॉफ्टवेयर जो सीक्वेंशियल प्रोसेसिंग का काम करने के लिए सही है। तो ऐसा एप्लीकेशन मतलब सॉफ्टवेयर की बात चल रही है, तो प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स, पेरोल प्रोसीडिंग, पेरोल मतलब पेमेंट से रिलेटेड डिटेल को लिखना या बनाना, उसके बाद प्रोसेसिंग ऑफ ग्रेड्स निकालना, ग्रेड मींस कि सारे नंबर्स को निकाल करके उनके ग्रेडिंग सिस्टम को सेट करना। तो इसमें दोनों ही आंसर सही होगा, ए भी सही होगा, बी भी सही होगा। फिर अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोसेसिंग, इसमें से कौन सा है जो प्रोसेसिंग में नहीं गिना जा सकता। तो कौन सा है, अरेंजिंग, अरेंजिंग एक प्रोसेसिंग सिस्टम है, मैनिपुलेटिंग है, और कैलकुलेटिंग भी है, गैदरिंग नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन है प्रोसेसिंग में होता है कैलकुलेट करना, अरेंज करना, मैनिपुलेट करना, लेकिन गैदरिंग जो है वो प्रोसेसिंग सिस्टम में नहीं आता, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिजिटल कंप्यूटर वाज डेवलप्ड प्रिमिलरली,
प्राइमरली मतलब ये जो पूछ रहा है डिजिटल कंप्यूटर की शुरुआत या विकास कहाँ से शुरू हुआ, तो यूएसएसआर, जापान या फिर यूके या यूएसए। तो आपको मैं बता दूं कि इसकी शुरुआत जो है अमेरिका में हुई थी। याद रखिएगा, कंप्यूटर जब बना है तो ये इसकी सारी शुरुआत अमेरिका में हुई है और अमेरिका में आता है यूएसए में, तो ये आंसर इसका होगा यूएसए। अगला है सॉफ्टवेयर इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर क्या है? इनहेंस द कैपेबिलिटीज ऑफ द हार्डवेयर मशीन, मतलब किसी भी मशीन की कैपेबिलिटी को, उसकी कार्यक्षमता को बढ़ाना। फिर इंक्रीज द स्पीड ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू की स्पीड बढ़ाना, दोनों या कोई नहीं। तो इसमें पहला ऑप्शन सही होगा कि किसी भी हार्डवेयर यानी किसी मशीन की कैपेबिलिटी को इम्प्रूव करना, अच्छे तरीके से कार्य करने में मदद करना, ये सॉफ्टवेयर का काम होता है। अगला क्वेश्चन है टुडेस कंप्यूटर जायंट आईबीएम वाज अर्लियर नोन बाय different name which was changes in 1924, what was the name? ये कह रहा है कि IBM कंपनी जो आज के समय में हम जान रहे हैं जैसे इतनी बड़ी कंपनी को, ये उस समय 1942 के पहले किस नाम से जानी जाती थी? तो वो है टैबुलेटर मशीन कंपनी के नाम से जानी जाती थी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिफोर अ डिस्क ड्राइव कैन एक्सेस एनी सेक्टर रिकॉर्ड, कंप्यूटर प्रोग्राम has to provide the record disk address. What information does this address specify? किसी डिस्क को जब ड्राइव, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं आपको, इसका आंसर ये है, आंसर नहीं मींस इसका मीनिंग ये है कि जब कभी ड्राइव, सीडी ड्राइव जिसमें आप सीडी रख के चलाते हैं उसको ड्राइव कहते हैं। सीडी लगाया और अंदर डाला, वो घूमना स्टार्ट हुआ, दैट इज ड्राइव। तो जब कोई ड्राइव डाटा रीड एंड राइट करता है, उसको पढ़ता है, तो इन्फॉर्मेशन के लिए क्या एड्रेस निकालता है? क्या निकालता है? ट्रैक नंबर बताता है कि ये इन्फॉर्मेशन इस ट्रैक में रखी है, या सेक्टर नंबर बताता है, या सरफेस नंबर बताता है। तो भैया तीनों बताता है, याद रखिएगा। वो सेक्टर, ट्रैक और सरफेस नंबर बताएगा तब तो हम वहां पे, या उसका हेड वहां पे पहुंच के उस डाटा को रीड कर पाएगा, ठीक है ना। तो ये उसका आंसर होगा ऑल ऑफ अबव। अगला है द अरेंजिंग ऑफ डाटा इन अ लॉजिकल सीक्वेंस इज कॉल्ड, मतलब कि डाटा को सीक्वेंस में सेट करना क्या कहलाता है? सीक्वेंस मतलब क्रमबद्ध तरीके से किसी डाटा को रखना, उसको कहते हैं हम सॉर्टिंग। सॉर्टिंग मींस होता है डाटा को क्रमबद्ध करना, इज द सॉर्टिंग। क्लासिफाइंग नहीं होगा, रिप्रोड्यूसिंग नहीं होगा, समराइजेशन नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ द व्हाट इज द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ लॉजिकल यूनिट इन द सीपीयू ऑफ अ कंप्यूटर। ये पूछ रहा है कि सीपीयू जो चिप होती है, माइक्रो प्रोसेसर चिप होती है, जो प्रोसेसर आईसी, उसमें लॉजिकल काम किसका रहता है? लॉजिकल करना, लॉजिक मींस तर्क। लॉजिकल यूनिट का मतलब एलयू या फिर लॉजिकल यूनिट जो होती है उसका काम क्या है सीपीयू चिप के अंदर? तो टू प्रोड्यूस रिजल्ट निकालने के लिए, कंपेयर नंबर करने के लिए, नंबर्स को कंपेयर करने के लिए, फ्लो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल करने के लिए, या फिर मैथ्स कैलकुलेशन के लिए। तो इसमें सही आंसर होगा टू प्रोड्यूस रिजल्ट। ये जो सही गलत का जो आंसर हमें देता है, या कोई चीज हम क्लिक करते हैं तो उसका आंसर हमें, जवाब हमें स्क्रीन पर मिलता है, वो लॉजिकल यूनिट की वजह से मिलता है। तो इसका सही आंसर होगा टू प्रोड्यूस रिजल्ट। अगला क्वेश्चन है अबेकस वाज द फर्स्ट। अबेकस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। अबेकस क्या? अबेकस ये है, मैं पिछले वीडियो में डिस्कस भी कर चुका हूँ। अबेकस ये होता है, तो ये क्या है? ये इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर नहीं है, मैथमेटिकल कंप्यूटर नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं है। कैलकुलेटर तो है लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेटर नहीं है। ये मैकेनिकल कैलकुलेटर है, बिल्कुल सही। इलेक्ट्रॉनिक मींस जिसमें चिप और आईसी लगी होगी, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, तो ये मैकेनिकल कैलकुलेटर है। अगला क्वेश्चन है if in a computer 16 bit are used to specify address in a RAM, the number of addresses will be। अगर 16 बिट मतलब 16 बिट रैम जो है स्पेसिफाई एड्रेस कर रही है 16 बिट का, तो उसमें नंबर ऑफ एड्रेस मतलब उसका एड्रेस क्या निकल के आएगा? उसका एड्रेस निकल के आएगा 65,536, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शंस एंड मेमोरी एड्रेस आर रिप्रेजेंटेड बाय, मतलब सूचना, इंस्ट्रक्शन मींस कोई सूचना मेमोरी को प्राप्त होती है तो वो किस रूप में प्राप्त होती है? तो बाइनरी कोड्स के रूप में मेमोरी उसको लेती है और आगे बढ़ाती है। बाइनरी कोड 0101 और उसके अलावा और भी कोड्स होते हैं, तो बाइनरी कोड है। अगला इसका आंसर होगा बाइनरी कोड। अगला क्वेश्चन है अ टर्मिनल डिवाइस दैट फंक्शन एज अ कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल एंड ओसीआर रीडर इज द। ये बोल रहा है ऐसा टर्मिनल जो कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल और ओसीआर के रूप में कार्य करता है। टर्मिनल मींस एक डिवाइस को टर्मिनल कह सकते हैं।
तो ऐसा कौन सा टर्मिनल है जो कैश, कैश मतलब रुपए को लिखने वाला रजिस्टर मत समझ लीजिएगा, ये ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे कैश रजिस्टर, कैश फाइल होती है, कैश मेमोरी होती है। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी होती है जो हमारे कॉपी पेस्ट के या ज़्यादा ज़रूरी जो शब्द होते हैं, ज़्यादा ज़रूरी जो कमांड्स होते हैं उनको सेव करके रखती है, जिससे कंप्यूटर की स्पीड भी बढ़ती है कैश मेमोरी की वजह से। तो उसी मेमोरी का जो रजिस्टर होता है जिसमें सारे डेटा रखे होते हैं उसको कैश रजिस्टर कहते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसा टर्मिनल जो कैश रजिस्टर, कंप्यूटर टर्मिनल और ओसीआर होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसके रूप में कौन काम करती है। तो यहाँ पे आंसर होगा डाटा कलेक्शन टर्मिनल। ओसीआर रजिस्टर नहीं होगा, वीडियो डिस्प्ले नहीं होगा, पीओएस नहीं होगा, याद कर लीजिएगा इसको। डाटा कलेक्शन टर्मिनल, जहां पे डेटा कलेक्ट होकर के रखता है, ऐसा टर्मिनल जहां पे डेटा कलेक्ट होकर रखता है उसे डेटा कलेक्शन टर्मिनल कहते हैं। तो वैसे भी देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना कि ऐसा टर्मिनल जो इसके रूप में कैश रजिस्टर के रूप में कार्य करता है, तो कैश रजिस्टर मतलब डाटा कलेक्शन करके रखेगा वो। अगला क्वेश्चन है एसेट ऑफ फ्लिप फ्लॉप इंटीग्रेटेड टुगेदर इज कॉल्ड, मतलब फ्लिप फ्लॉप एक साथ क्या कहलाते हैं। फ्लिप फ्लॉप है क्या, फ्लिप फ्लॉप एक डिजिटल सर्किट कॉम्बिनेशन है पहला, ठीक है। इसमें स्टोरेज एलिमेंट को फ्लिप फ्लॉप कहते हैं, जिसमें डेटा या कलेक्शन या इंफॉर्मेशन, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, उसको हम कहते हैं फ्लिप फ्लॉप। और ये फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर के रूप में जाना जाता है। अब रजिस्टर भी देखिए शब्द का मतलब समझिए, रजिस्टर मींस ये एक रजिस्टर हो गया, इसमें हमने कई सारी चीजें लिख करके रख दी, रजिस्टर हो गया हमारा। अब यही रजिस्टर को उसमें नाम दे दिया गया रजिस्टर, जहां पे इंफॉर्मेशन जा करके रखती है उसको रजिस्टर बोलते हैं। वहीं पे बस भी होती है, ठीक है। तो बस, रजिस्टर, ये हमारे नॉर्मल वर्ड्स को ही उठा करके ऐसा नाम दिया गया है। तो यहाँ पे आंसर होगा रजिस्टर से, जो बोल रहा है कि फ्लिप फ्लॉप का एक सेट होता है और उससे जिसमें स्टोरेज एलिमेंट्स होते हैं उससे क्या कहते हैं, उसे रजिस्टर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है पीपल ऑफ्टन कॉल खालिस्तान एज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम का जो ब्रेन है उसे लोग क्या कहते हैं, तो सीपीयू कहते हैं। याद रखिए सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऐसा क्वेश्चन पीछे भी आ चुका है। देखिए सीपीयू के अंदर का पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, उसी के अंदर का पार्ट होता है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, और स्टोरेज यूनिट सीपीयू के अंदर नहीं आता है, याद रखिएगा। तो सीपीयू एक डिवाइस, इसके अंदर इसी के भाग में आता है एएलयू और इसी के भाग में आता है सीयू, कंट्रोल यूनिट। तो पूरा जो है काम करने वाला मस्तिष्क सीपीयू होता है, उसी के अंदर ये सारे काम होते हैं, कैलकुलेशन के और आंसर निकालने के, डेटा कम्युनिकेट करने के वगैरह वगैरह। अगला क्वेश्चन, तो इसमें आंसर क्या होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी नंबर। अगला विच इज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग चिप्स, ये जो चिप्स और आईसीज बनती हैं इसको बनाने में किसका इस्तेमाल किया जाता है, बस का। बस देखिए अंदर की एक चीज है, इसका इस्तेमाल नहीं किया जाता। कंट्रोल यूनिट सीपीयू के अंदर होता है, ये भी नहीं है। ए और बी बोल रहा है, बिल्कुल नहीं। सेमीकंडक्टर बोल रहा है, ये हो सकता है। अर्धचालक सेमीकंडक्टर एक छोटी सी चीज होती है, इसका इस्तेमाल हम क्या आईसी बनाने के लिए करते हैं। अगला क्वेश्चन है अ वैल्यू ऑफ ईच बिड इन हेवन इज। देखिए अब इस क्वेश्चन को आप हेवन मतलब स्वर्ग मत समझ लीजिएगा, ठीक है ना। ये आप किससे रिलेट करेंगे इसको, ये कहाँ कनेक्ट कर रहा है, ये कनेक्ट कर रहा है बीड और हेवन अबाकस से कनेक्ट कर रहा है। अबाकस एक ऐसी चीज होती है जिसके अंदर बीड और हेवन सारी चीजें होती है। अबाकस के ना दो पार्ट होते हैं, ऊपर वाला हेवन और नीचे वाला अर्थ होता है, स्वर्ग और पृथ्वी ऐसा करके उसको नाम दे दिया गया। कैलकुलेशन के लिए एक अलग अलग भाग बनाने के लिए ऊपर वाले भाग को हमने हेवन कहा और नीचे वाले को हम अर्थ कहते हैं। तो उसकी जो बीड होती है, ईच बीड, एक बीड में कितने, सॉरी क्या बोल रहा है, वैल्यू ऑफ ईच बीड, एक बीड की वैल्यू क्या होती है पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखिए अबाकस से संबंधित है। अबाकस में तो ये मैंने बता दिया, ऊपर के भाग जो ये वाला है हेवन, इसमें एक बीड की जो वैल्यू होती है वो 5 होती है, याद रखिए, ठीक है। एक बीड 5 की वैल्यू रखता है, याद रखिएगा इसको। ये दिखा दिया मैंने, हेवन एक पॉइंट, एक जो डॉट है, एक मोती है, उसको बीड कहते हैं और उस एक की वैल्यू 5 होती है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, द फर्स्ट कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन नेपाल वाज, नेपाल में जो पहला कंप्यूटर इंट्रोड्यूस कराया गया वो था IBM 1401, ठीक है। इसका बी आंसर सही होगा, याद करिएगा इसको। मैग्नेटिक सॉरी मोनोमिक मेमोरी ट्रिक का उपयोग किस भाषा में किया जाता है या किया गया, ये इस क्वेश्चन का हिंदी रूपांतरण है। यहाँ पे आएगा असेंबली लैंग्वेज।
मेमोनिक मेमोरी ट्रिक का उपयोग किस भाषा में किया गया? तो असेंबली लैंग्वेज में शुरू किया गया। असेंबली लैंग्वेज जो है मशीन लैंग्वेज से थोड़ा बेटर थी, और हाई लेवल लैंग्वेज तो बहुत हाई लेवल लैंग्वेज है, वो इंग्लिश में होती है जैसे आज हम लिखते हैं। लैंग्वेज रिलेट कर रहा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से, मतलब कोडिंग से, कोडिंग वगैरह लिखते हैं तो वही लैंग्वेज में आता है। अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन इन कंप्यूटर लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ। कंप्यूटर लैंग्वेज के इंस्ट्रक्शन किससे संबंधित होते हैं, ऐसा पूछ रहा है। तो यहाँ पे ओपी कोड से भी संबंधित होते हैं और ऑपरेंड से भी संबंधित होते हैं, दोनों ही है, तो इसमें दोनों दे दिया है, बोथ। सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा। विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इज स्टिल अंडर डेवलपमेंट? कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन ऐसी है जिसमें अभी भी ग्रोथ चल रही है, यानी उस पर कार्य चल रहा है? वो है 5th जनरेशन, कंप्यूटर की 5वीं पीढ़ी है जिसपे आज भी काम चल रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है अ रजिस्टर रिकॉग्नाइज्ड टू अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट ऑपरेशन इज कॉल्ड अ। देखिए रजिस्टर क्या होता है पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ। रजिस्टर एक फाइल जिसमें हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं और आगे बढ़ा देते हैं रजिस्टर को। रजिस्टर में बहुत सारे कागज, इंस्ट्रक्शन, सारी फाइलें रखते हैं और इस रजिस्टर को आगे दे देते हैं, वो उसको फॉलो करके कंप्लीट करके उसके आगे दे देता है। तो आपके सीपीयू और रैम के अंदर भी, आपके सीपीयू मदरबोर्ड में जो सीपीयू होता है उसमें भी रजिस्टर होता है। रजिस्टर में फाइलें आती हैं, उसको मतलब कमांड और इंस्ट्रक्शन उसके पास कैसे आते हैं? रजिस्टर के रूप में आते हैं, वहां भी रजिस्टर नाम दिया गया है। तो बोल रहा है कि रजिस्टर ऑर्गेनाइज अलाउ टू मूव लेफ्ट और राइट, मतलब कि रजिस्टर जो है फाइलों को लेफ्ट टू राइट जब ऑर्गेनाइज करता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं शिफ्ट रजिस्टर। रजिस्टर को शिफ्ट करना, याद रखिएगा, ये शब्द का मीनिंग समझ लीजिए। रजिस्टर को शिफ्ट करना, एडेड नहीं होगा, लोडर नहीं होगा, काउंटर भी नहीं होगा, शिफ्ट रजिस्टर होगा डी नंबर। अगला क्वेश्चन है व्हिच वाज द मोस्ट पॉपुलर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर? फर्स्ट जनरेशन का सबसे पॉपुलर कंप्यूटर कौन सा था? तो यहाँ पे लिखा है IBM 1650, IBM 360, 1130 और 2700। देखिए मैं आपको बता दूं ये 1650 जो है ही नहीं, गलत लिखा है, IBM 650 था और यही कंप्यूटर सबसे पॉपुलर कंप्यूटर था, याद कर लीजिए। फर्स्ट जनरेशन का IBM कंपनी वाला जो पॉपुलर कंप्यूटर था वो IBM 650 था, IBM 650 याद कर लीजिए अच्छे से। IBM 1650 बिल्कुल गलत है, ऐसा है ही नहीं कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है, तो इसमें आंसर जो है मेरे ख्याल से ऑप्शंस गलत लिखे हैं, आप खुद से नोट कर लीजिए इसको कि IBM 650 जो है वो फर्स्ट जनरेशन का सबसे पॉपुलर कंप्यूटर है। विच इज कंसीडर्ड एज अ डायरेक्ट एंट्री इनपुट डिवाइस? ये क्वेश्चन अगला। ऐसा इनपुट डिवाइस जो डायरेक्ट एंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्टिकल स्कैनर, माउस एंड डिजिटाइजर या लाइट पेन। देखिए भाई तीनों इनपुट डिवाइस है, तीनों का इस्तेमाल डाटा इनपुट के लिए करते हैं, मतलब टच करते हैं या माउस से क्लिक करते हैं तो हमारे इंस्ट्रक्शन अंदर जाते हैं, तो तीनों ही हैं। तो डायरेक्ट एंट्री भी है, बिल्कुल सही, इन्हीं से हम डायरेक्ट एंट्री करवाते हैं, मतलब क्लिक किया हमारा कमांड अंदर, यहाँ पे टच किया तो हमारा कमांड अंदर चला गया, तो सारे के सारे होंगे, इसमें आला वेबअप होगा आंसर इसका, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है a set of information that define the status of resources allocated to a process is। इसका हिंदी रूपांतरण है किसी इंफॉर्मेशन का एक सेट जो संसाधन की स्थिति को परिभाषित करता है। परिभाषित करना, देखिए तो परिभाषित करना डिस्क्रिप्शन से संबंधित है भाई। प्रोसेस कंट्रोल एक क्रिया है, बिल्कुल नहीं। ALU तो एक डिवाइस है जिसमें अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है और रजिस्टर यूनिट नहीं है। प्रोसेस डिस्क्रिप्शन होगा यहाँ पे सही आंसर इसका, ठीक है, ये आंसर इसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है ईच सेट ऑफ नेपियर बोन कंसिस्ट ऑफ खालिस्तान रॉड। अब भाई पहले नेपियर बोन जान लीजिए, नेपियर बोन ही जानेंगे तो आप आंसर कैसे निकालेंगे? नेपियर बोन क्या है? देखिए जॉन नेपियर थे, बहुत पुराने हमारे मैथमेटिकल साइंटिस्ट कहेंगे या जो भी इन्हें, ये उस समय कैलकुलेशन के लिए एक चीज बनाए। कैलकुलेशन मींस नंबर तो बन गया, एबाकस बन गया। एबाकस के बाद ये जॉन नेपियर ने नेपियर बोन एक चीज बनाई जिसके माध्यम से हम डिवाइडेशन और मल्टीप्लिकेशन का काम करने लगे। मतलब गुणा और भाग करने के लिए एक चीज बनाई उन्होंने जिससे आसानी से गुणा करना और भाग करने का काम किया जाता था, उसे नेपियर बोन कहते थे। ये नेपियर बोन का एक छोटा सा नक्शा, इसमें जो कॉलम्स दिख रहे हैं वो टोटल 11 हैं और वही ये रॉड्स पूछ रहा है। ये कागज में बना हुआ है, ऐसा ही लकड़ी के एक छोटे से गुटके में अलग अलग पार्ट करके उसको बनाया जाता था, तो इसीलिए उसको रॉड भी कह रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है कहाँ गया नेपियर बोन। नेपियर बोन में कितनी रॉड्स है? तो 11 यहाँ पे देखिए 11 कॉलम्स है, 11 रॉड यहाँ पे नेपियर बोन में होती है, याद रखिएगा। तो नेपियर बोन क्या है? रिपीट कर रहा हूँ फिर से, नेपियर बोन एक कैलकुलेटिंग डिवाइस था।
ठीक है, कैसा उपकरण? नेपियर बोन जो था वो था आपका कैलकुलेशन करने से रिलेटेड। फिर अगला क्वेश्चन है बीसीडी। बीसीडी एक बाइनरी कोड डेसिमल इसका फुल फॉर्म होता है। जब उस समय कोड चलते थे, जब कोड्स का इस्तेमाल किया जाता है सीपीयू की लैंग्वेज को समझाने या समझने के लिए, तो यहाँ पे ये कोड लगते हैं। बीसीडी होता है, ASCII होता है, और EBDCID आपने सुना होगा, वो भी होता है। तो ये सब वही है। तो बाइनरी कोडेड डेसिमल इसका फुल फॉर्म होगा। सही आंसर। व्हेन वाज द वर्ल्ड फर्स्ट लैपटॉप कंप्यूटर इंट्रोड्यूस्ड इन द मार्केट एंड बाय होम? ये कह रहा है कि पहला लैपटॉप मार्केट में किसने बना के लॉन्च किया? एप्सन कंपनी ने किया। इसका आंसर होगा एप्सन 1981, बी नंबर। अगला क्वेश्चन है फ्रॉम विच जनरेशन ऑपरेटिंग सिस्टम वेयर डेवलप्ड? कौन सी जनरेशन में ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास हुआ? तो वो है थर्ड जनरेशन, याद रखिएगा। तीसरी पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम आया जिससे कंप्यूटर को चलाना और आसान हो गया। आप इजी वे पे अपने कमांड को इनपुट करते थे और आपको जवाब मिलता था। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट फर्म टू मास मार्केट माइक्रो कंप्यूटर एज ए पर्सनल कंप्यूटर वाज? कौन सी कंपनी है जिसने माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर की तरह मार्केट में बहुत ज्यादा फैलाया या लॉन्च किया? तो वो कंपनी का नाम देखिए, IBM सुना है, सुपर यूनिवैक भी सुना है। एक्चुअल में इसमें सही आंसर होगा रेडियो शॉक्स। रेडियो शॉक्स कंपनी पहली बार मार्केट में माइक्रो कंप्यूटर्स को तेजी से फैलाई या मार्केट में लॉन्च कर। अगला क्वेश्चन है हाउ मेनी एड्रेस लाइन आर नीडेड टू एड्रेस ईच मशीन लोकेशन इन 2048x4 मेमोरी चिप? ये बोल रहा है कि 2048x4 मेमोरी चिप में एक मशीन लोकेशन बताने के लिए कितनी एड्रेस लाइन की आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर होगा 11, याद कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है प्रॉपर्ली अरेंज डाटा इज कॉल्ड? वेरी सिंपल, इंफॉर्मेशन एक प्रॉपर वे पे सारी इंफॉर्मेशन डाटा एक प्रॉपर वे पे सिस्टमैटिकली अगर रखा हो तो उसे हम इंफॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि उसमें से सूचना प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ? कंप्यूटर इनमें से किससे संबंधित है? अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अ मेमोरी, इनपुट आउटपुट या ऑल ऑफ अबव? बिल्कुल सही, ऑल ऑफ अबव होगा। इन सारी चीजों से संबंधित है कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है व्हाई आर वैक्यूम ट्यूब आर आल्सो कॉल्ड वॉल्व्स? वैक्यूम ट्यूब को वॉल्व भी कहते थे, क्यों? क्योंकि दे कैन एम्पलीफाई द वीक सिग्नल एंड मेक देम स्ट्रॉन्ग। नहीं, थोड़ा ठीक ठाक आंसर नहीं है। बिकॉज दे कैन स्टॉप और अलाउ द फ्लो ऑफ करंट। बिल्कुल सही, ये यहाँ पे सही आंसर होगा करंट को फ्लो करना, रोकना और उसे अलाउ करना, यानी करंट को फ्लो करने देना, ये काम करता था वैक्यूम ट्यूब। अगला क्वेश्चन है जॉन नेपियर इन्वेंटेड लॉगरिथम? देखिए फिर वही क्वेश्चन है, जॉन नेपियर कौन थे जिन्होंने नेपियर बोन्स बनाया? नेपियर बोन में लॉगरिथम मतलब कि नेपियर बोन को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, कैसे बनाएंगे, वो लॉगरिथम कब बनाया उन्होंने? 1614 में बनाया, याद रखिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है एन इंटीग्रेटेड सर्किट इज? क्या है इंटीग्रेटेड सर्किट? इसमें से क्या है? अ कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, इंटीग्रेटेड डिवाइस है, इंटीग्रेटिंग डिवाइस है, मच कॉस्टलियर देन सिंगल ट्रांजिस्टर? नहीं, ये भी ठीक नहीं। फैब्रिकेटेड ऑन अ टिनी सिलिकॉन चिप? ये सही आंसर होगा इसका। मतलब एक टिनी छोटी सी सिलिकॉन चिप से इसको बनाया जाता है। किसको? इंटीग्रेटेड सर्किट को, आईसी को। इंटीग्रेटेड सर्किट मतलब आईसी इसका शॉर्ट फॉर्म होगा। अगला क्वेश्चन बड़ा सा यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट टाइप ऑफ कंट्रोल पिन्स आर नीडेड इन अ माइक्रोप्रोसेसर to regulate traffic on the bus in order to prevent two devices from trying to use it at same time? यहाँ पे इसका हिंदी रूपांतरण होगा माइक्रो प्रोसेसर में बस से डाटा ट्रांसफरिंग को नियंत्रित करने के लिए किस प्रकार के कंट्रोल पिन की आवश्यकता होती है? ओके, इसके कहने का मतलब है जब दो उपकरणों में एक ही समय में इसका उपयोग करने से रोकना हो कि इसी का उपकरण दोनों लोग ना इस्तेमाल करने लग जाए या दोनों डिवाइसेस ना करने लग जाए, तब माइक्रो प्रोसेसर में बस से डाटा ट्रांसफर को नियंत्रित करने के लिए किस तरह की कंट्रोल पिन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पे होगा बस कंट्रोल नहीं, इंटरप्ट्स नहीं, बस एयर बिटरेशन होगा, याद रखिएगा। बस एयर बिटरेशन से ऐसी चीजों को कंट्रोल किया जाता है। मतलब बस को कंट्रोल करना है कि उसका दो जगह एक साथ उपयोग ना हो जाए, दो जगह वो कंट्रोल ना होने लगे, उसके लिए बस एयर बिटरेशन का उपयोग, यानी बस एयर बिटरेशन से उसको कंट्रोल किया जाता है। अगला है वेयर एज अ कंप्यूटर माउस ओवर द टेबल सरफेस? मतलब कि माउस को टेबल के सरफेस पे चलाया जाता है, लेकिन ट्रैक बॉल को? तो ट्रैक बॉल भाई इसमें डिफिकल्ट टू मूव ऐसा नहीं है, ट्रैक नहीं है, स्टेशनरी लिखा हुआ है इसका, ये स्टेशनरी नहीं है भाई, याद रखिएगा।
इसका मतलब वैसे होता है अचल, स्थिर, इमूवेबल। तो यहाँ पे ये आंसर होगा। ट्रैक बॉल जो है ऐसा डिवाइस होता है, हाथ में पकड़ के अपन चलाते हैं, तो ये इमूवेबल, इसको कहीं रख के चलाना नहीं पड़ता, ये हाथ में रख के आप चला के माउस की का एक सब्स्टिट्यूट है, माउस की तरह इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं कंप्यूटर को चलाने या ऑपरेट करने के लिए। तो यहाँ पे सही आंसर होगा स्टेशनरी। 80 नंबर का अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस। प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस के लिए इसमें से क्या उपयोग किया जाता है? मैग्नेटिक ड्रम का, हार्ड डिस्क का, फ्लॉपी का या सभी का? तो देखिए हार्ड डिस्क प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, फ्लॉपी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको अगर आंसर ना मालूम हो तो ऐसे भी करिए, पहले बाकी को एलिमिनेट करिए कि कौन कौन से आंसर इसमें से बाहर जा सकते हैं। आला फेबक तो होगा ही नहीं क्योंकि सब तो नहीं है, फ्लॉपी नहीं है, हार्ड डिस्क नहीं है, तो फिर बचा मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम पुराना टेक्नोलॉजी का स्टोरेज डिवाइस था, ड्रम होता था जिसमें मैग्नेटिक लेयर चढ़ी होती थी और उसमें डेटा स्टोर किया जाता था थोड़ी देर के लिए, क्षणिक रूप से। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, मल्टी यूजर सिस्टम प्रोवाइड कॉस्ट सेविंग फॉर स्मॉल बिजनेस बिकॉज। एक मल्टी यूजर सिस्टम जो है वो सस्ता कंप्यूटर बिजनेस वालों के लिए लाया था क्योंकि ये सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट लिंक सेवरल, मतलब सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट मतलब सिंगल प्रोसेसर मदरबोर्ड जो आप अपने सीपीयू इस्तेमाल करते हैं ना, सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट सिस्टम है ये। मिनी कंप्यूटर में अलग होता है, तो माइक्रो कंप्यूटर जो होते हैं आपके नॉर्मल, ये सिंगल प्रोसेसिंग सिस्टम पे चलते हैं और ये कंप्यूटर लिंक मतलब कनेक्ट होते हैं किससे? पर्सनल कंप्यूटर से नहीं, वर्क स्टेशन से नहीं, डम्ब टर्मिनल, अब इसका मीनिंग नहीं मालूम तो आंसर नहीं बता पाएंगे आप, और मेन फ्रेम से नहीं। तो डम्ब टर्मिनल लग रहा है, हाँ स्ट्रांगली अंदर से फीलिंग आ रही है कि डम्ब टर्मिनल होगा। पहले डम्ब टर्मिनल समझ लो। डम्ब टर्मिनल का मतलब होता है, मैं भी पिछले में डिस्कस कर चुका हूँ, ऐसे डिवाइसेस जिसमें से सूचना जाती हो और जिधर से दूसरे ऐसा डिवाइस जिससे सूचना आ रही हो। मतलब कीबोर्ड से सूचना आ रही है, मॉनिटर में जा रही है, कीबोर्ड से सूचना आ रही है, प्रिंटर में जा रही है, माउस से सूचना या कमांड आ रहे हैं और प्रिंटर या स्पीकर की तरफ या मॉनिटर की तरफ जा रहे हैं। तो ऐसे उपकरणों को जोड़ करके रखता है माइक्रो कंप्यूटर, सिंगल जो होता है। तो डम्ब टर्मिनल ये सब कहलाते हैं। कौन? कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सब डम्ब टर्मिनल, जिसमें एक ही दिशा में सिग्नल का फ्लो होता है। तो इसका जो क्वेश्चन का सही आंसर है वो डम्ब टर्मिनल होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर 3 डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन परफॉर्म बाय द ALU ऑफ अ कंप्यूटर। मतलब कंप्यूटर में ALU का काम, कौन सा ऐसा 3 काम है जो डिसीजन यानी कोई निर्णय लेने में उसको मदद करता है? तो भाई 3 पूछा है तो तीनों लेना पड़ेगा आपको भाई। ग्रेटर देन भी करेगा ALU, लेस देन भी करेगा, इक्वल टू भी करेगा। ALU का काम क्या है? ALU का काम है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, मैथमेटिकल गणना करना, मैथमेटिकल और तार्किक गणना करना ALU का काम है। तो ये सब आएंगे उसमें, सारे के सारे आएंगे, तो ऑल ऑफ आंसर इसका होगा। The word processing task associated with changing the appearance of a document। देखिए MS Word का क्वेश्चन आ गया अब यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल के अलावा। MS Word में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जिसका आप काम करते हैं लेटर राइटिंग में, रिज्यूमे बनाने में, बायोडाटा बनाने में, वो डॉक्यूमेंट में लुक्स में मतलब अपीयरेंस में चेंज करना। डॉक्यूमेंट के अपीयरेंस मतलब डॉक्यूमेंट में आपने कुछ लिखा है, उसका अपीयरेंस मतलब उसके लुक्स को चेंज करेगा। किस, उसको क्या कहते हैं? एडिटिंग कहते हैं, राइटिंग कहते हैं, फॉर्मेटिंग कहते हैं, या सब? तो देखिए कुछ लिखा है उसको स्टाइल लगाना, कुछ लिखे हुए टेक्स्ट के ऊपर स्टाइल लगाना, उसे स्टाइलिश बनाना, आकर्षक बनाना, फॉर्मेटिंग कहलाता है, याद रखिए। ठीक, उसे कहते हैं फॉर्मेटिंग। तो सही आंसर होगा सी, फॉर्मेटिंग। अगला क्वेश्चन है, नेपाल बॉट अ कंप्यूटर फॉर सेंसस। मतलब नेपाल में जनगणना के लिए 2028 की जनगणना के लिए कौन से कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया था? तो ये लिखा है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर, इसका सही आंसर होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हेल्प अस टू। एल्गोरिथम और फ्लो चार्ट हमें किस तरह मदद करते हैं? नो द मेमोरी कैपेसिटी, बिल्कुल नहीं। आइडेंटिफाई द बेस ऑफ नंबर सिस्टम, नहीं। डायरेक्ट द आउटपुट टू अ प्रिंटर, बिल्कुल नहीं। स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली, बिल्कुल ये सही आंसर इसका ये होगा। क्या होता है बोले, एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट हम क्यों बनाते हैं? एल्गोरिथम या फ्लो चार्ट बनाते हैं, फ्लो चार्ट में हम लिखते हैं कि यहाँ से शुरू करेंगे, इसके बाद का स्टेप ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर इसके 2 भाग हो जाएंगे, फिर इधर पे ये होगा, ये सब फ्लो चार्ट होता है। तो फ्लो चार्ट से हम प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, उसे सही तरीके से अरेंज करते हैं, प्लानिंग करते हैं। इसको बनाना जरूरी होता है जब भी कभी कोई प्रोग्राम बनाना हो तो यहाँ पे सही आंसर होगा, स्पेसिफाई द प्रॉब्लम कंप्लीटली एंड क्लियरली।
प्रॉब्लम को निकालना, उसे समझना, उसे सॉल्व करना। एल्गोरिथम और फ्लोचार्ट इसलिए बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच स्टेटमेंट इज वैलिड अबाउट कंप्यूटर प्रोग्राम। कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो इट इज अंडरस्टूड बाय अ कंप्यूटर, ऐसा प्रोग्राम जो कंप्यूटर समझ ले, या फिर ऐसा प्रोग्राम जो प्रोग्रामर समझ ले। तो भाई दोनों होना चाहिए, ए एंड बी दिया हुआ है, दोनों सही होगा इसमें। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन मेमोरी एंड स्टोरेज, इट्स दैट मेमोरी इज खालिस्तान एंड स्टोरेज इज ब्लैंक। ये कह रहा है कि मेमोरी एंड स्टोरेज में अंतर अगर आप बताना चाहें तो मेमोरी क्या है, क्या होगा, मेमोरी क्या है और स्टोरेज क्या है। तो मेमोरी टेम्परेरी, स्टोरेज परमानेंट, पहला ही ऑप्शन सही है। मेमोरी टेम्परेरी होती है, मेमोरी में जो भी डाटा होता है वो कुछ समय के लिए होता है, और स्टोरेज में डाटा परमानेंट यानी स्थायी रूप से होता है। अगला परमानेंट एंड टेम्परेरी बिल्कुल गलत है, स्लो फास्ट गलत है, ऑल ऑफ ये भी गलत है। तो पहला आंसर इसका सही होगा, टेम्परेरी एंड परमानेंट। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज पास्कलाइन इन्वेंटेड। पास्कलाइन ब्लेज पास्कल से रिलेट कर रहा है, याद करिएगा जब आप कंप्यूटर हिस्ट्री पढ़ते हैं तो वहां पे ब्लेज पास्कल का नाम है और उन्होंने पास्कलाइन के बारे में डिस्कस किया है कुछ। ब्लेज पास्कल ने पहला कैलकुलेटर बनाया था, आपको मैं बता दूं, जिसकी मदद से हम कैलकुलेशन करते थे, और वो कैलकुलेटर आपका मैकेनिकल कैलकुलेटर था, ठीक है, ऐसा कैलकुलेटर चिप्स और आईसी वाला बटन वाला नहीं था। तो ब्लेज पास्कल हमारे इन्वेंटर हैं किसके, कैलकुलेटर के। तो यहाँ पास्कलाइन उसी से रिलेट कर रहा है। देखिए पास्कलाइन बनाया गया, डिजाइन किया गया 1942 और 40-42 के बीच में, याद रखिएगा। पास्कलाइन डिजाइन किया 1940-42 के बीच में। ब्लेज पास्कल ने इसे डिजाइन किया, जो कि मैथमेटिशियन फिलोसोफर हैं। तो ब्लेज पास्कल ने कल्पना की या डिजाइन किया किसका, पास्कलाइन का। कब, 1642 के आसपास। तो इसमें जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो 40 के आसपास में, एक ही ऑप्शन सी आ रहा है 1942। तो 1942 इसमें सही आंसर होगा। और इसी के बाद वो आगे बढ़ते बढ़ते 1692 में कैलकुलेटर बना दिया उन्होंने, ठीक है, याद रखिएगा इसको। फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज वैलिड, इसमें से क्या सही है। लेडी अडागस्टा फर्स्ट प्रोग्रामर थी, हाँ सही है। Ada is a daughter of Lord Byron, a famous English poet, ये भी सही है कि Ada उनकी डॉटर थी, उनके पिता का नाम सही लिखा है। Ada is a programming language developed by US डिफेंस, ये भी सही है, US डिफेंस एकेडमी के लिए उन्होंने प्रोग्राम बनाया था। तो सारे सही होंगे इसमें। अगला क्वेश्चन है, इसमें डी आंसर सही है लगेगा, ठीक है। अ कंपाइलर इज अ ट्रांसलेटिंग प्रोग्राम विच, एक कंपाइलर ट्रांसलेशन करने वाला प्रोग्राम है, किस लिए, ट्रांसलेट इंस्ट्रक्शन ऑफ हाई लैंग्वेज टू मशीन लैंग्वेज, ये हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में बदलता था, सही है। ट्रांसलेट इंटायर सोर्स प्रोग्राम इनटू मशीन लैंग्वेज, सेम, फिर से वही मीनिंग निकल रहा है इसका भी। फिर अगला, इट्स नॉट इन्वॉल्व इन अ प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन, प्रोग्राम को एग्जीक्यूट नहीं करता था, ये बिल्कुल सही, ये भी सही है। तो इसमें सही होगा तीनों, ऑल ऑफ एबव। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज रिक्वायर्ड व्हेन मोर देन वन पर्सन यूज अ सेंट्रल कंप्यूटर एट द सेम टाइम। एक कंप्यूटर को एक से ज्यादा लोग एक साथ जब उपयोग करें तो किसका इस्तेमाल करेंगे, लाइट पेन का, माउस का, डिजिटाइजर का, टर्मिनल का। तो टर्मिनल आंसर होगा। अगर टर्मिनल नहीं समझ में आ रहा तो लाइट पेन एक साथ दो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, माउस एक साथ दो लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, डिजिटाइजर का नहीं कर सकते, तो भी टर्मिनल ऑप्शन यहाँ पे निकल के आ रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। ऐसा कौन सा कंप्यूटर है जो प्रोग्राम को स्टोर करके रख सकता था, पहला कंप्यूटर, तो वो था एडसैक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द टर्म गीगाबाइट रिफर्स टू, बड़ा इजी क्वेश्चन है ये, मेमोरी चैप्टर का क्वेश्चन है ये, कि गीगाबाइट इससे किससे संबंधित है। 1024 बाइट से गीगाबाइट बनता है क्या, बिल्कुल नहीं। 1024 यानी 1024 किलोबाइट से गीगाबाइट बनता है, बिल्कुल नहीं। 1024 मेगाबाइट से 1 गीगाबाइट बनता है, ये सही आंसर निकल के आ रहा। और 1024 गीगाबाइट इनटू द गीगाबाइट, बिल्कुल नहीं, ये नहीं निकलेगा। तो तीसरा आंसर इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, which year was UK's premier computing event, मतलब कोई इवेंट हुआ जिसे कहा गया the which computer started। ऐसा एक इवेंट था जो द विच कंप्यूटर स्टार्टेड के नाम से था यूके में, वो कब हुआ, तो वो 1980 में हुआ है, इसे याद कर लीजिएगा। 1980 में यूनाइटेड किंगडम में एक प्रीमियर इवेंट किया गया था, जिस प्रीमियर का नाम था, इवेंट का नाम था द विच कंप्यूटर स्टार्टेड, जो कि किया गया था 1980 में। अगला क्वेश्चन है, वंस यू लोड द सुटेबल प्रोग्राम एंड प्रोवाइड required data, computer does not need human intervention।
इंटरवेंशन दिस फीचर इज नोन एज, देखिए बोल रहा है कि एक बार आप प्रोग्राम लोड कर दो, ठीक है, सारा डाटा वगैरह जो भी उसमें चाहिए सब एंट्री कर दो, उसके बाद कंप्यूटर को आपकी जरूरत नहीं होगी, कंप्यूटर चलेगा, ऑटोमेटिक चलेगा। देखिए ऑटोमेटिक निकल के आ रहा है यहाँ पे, एक्यूरेट नहीं है, रिलायबिलिटी नहीं है, वर्सेटिलिटी नहीं है, ऑटोमेटिक कहलाएगा। ऐसा कंप्यूटर जिसमें आप कमांड और इंस्ट्रक्शंस फीड करके रख दो, अब उस कंप्यूटर को ह्यूमन यानी किसी मानव की जरूरत नहीं हो, वो अपने से चलेगा, तो वो ऑटोमेटिक कंप्यूटर कहलाएगा। तो इसका सही आंसर ऑटोमेटिक आएगा। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ ब्रांड, ब्रांड क्या होता है? बड़ा इजी क्वेश्चन है भाई, आप तो बता सकते हैं। द नेम ऑफ कंपनी दैट मेड कंप्यूटर, कोई कंपनी जिसने कंप्यूटर बनाया हो, ऐसा तो नहीं लगता। द नेम ऑफ कंप्यूटर, द नेम ऑफ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट का नाम जो कंपनी ने दिया हो आइडेंटिफाई करने के लिए प्रोडक्ट को मार्केट में, मतलब मार्केट में किसी प्रोडक्ट को किसी नाम से जाना जाए, कंपनी ने ऐसा नाम दिया हो, ये ब्रांड कहला सकता है, ये तो लग रहा है। A name of a class to indicate all similar product from different companies, नहीं बिल्कुल नहीं, ये तो नहीं है। ऑल ऑफ अबव, ये भी नहीं है, तो सही भाई इसका सही आंसर बी ही है जो हमें लग रहा था। अगला क्वेश्चन है मशीन लैंग्वेज इज, मशीन लैंग्वेज क्या है? तो मशीन लैंग्वेज मशीन पर डिपेंडेंट होती है, डिफिकल्ट टू प्रोग्राम होती है, एरर प्रोन होती है, तो इसका सही आंसर जो है मशीन लैंग्वेज, मशीन पर डिपेंडेंट होती है, तो सही है। डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, इसे प्रोग्रामिंग करना है, इसमें प्रोग्राम लिखना बड़ा डिफिकल्ट होता है, ये भी सही है। दो सही निकल के आ रहे हैं, दोनों सही हैं। और मान लीजिए एरर प्रोन आपको नहीं समझ में आ रहा, जब दो सही है तो ऑल ऑफ अबव होगा। एरर प्रोन में क्या होगा, इसमें एरर्स ज्यादा आते हैं क्योंकि मशीन पर आधारित है, इसे समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसमें तीनों सही है, इसलिए ऑल ऑफ अबव आंसर इसका होगा। अगला है अ बाइट कंसिस्ट ऑफ, एक बाइट, मेमोरी चैप्टर का क्वेश्चन है ये। एक बाइट किससे संबंधित है? एक बिट से, 4 बिट से, 8 बिट से या 16 बिट से? तो भाई आंसर एकदम इजी है, 8 बिट का एक बाइट बनता है, तो इसमें सही आंसर होगा सी, 8 बिट। अगला क्वेश्चन है मॉडर्न कंप्यूटर आर वेरी रिलायबल बट दे आर नॉट, क्या बोल रहा है? आज के कंप्यूटर बहुत विश्वसनीय तो हो गए हैं, लेकिन वो क्या नहीं है, फास्ट नहीं है, पावरफुल नहीं है, इनफैलिबल नहीं है, मुझे लग रहा है चीप नहीं है, महंगे तो होते ही हैं, तो इसमें इनफैलिबल होगा। इनफैलिबल का मतलब क्या होता है? देखिए मीनिंग जानना बहुत जरूरी, मीनिंग नहीं जानते तो आप आंसर नहीं निकाल पाएंगे। इनफैलिबल का मतलब है अनमिस्टेक, जिनमें मिस्टेक ना हो, अचूक हो। तो कंप्यूटर तो ऐसा नहीं है कि जिसमें मिस्टेक ना निकल करके आए, मिस्टेक्स हो सकती है, तो यहाँ पे इनफैलिबल ही होगा आंसर सी। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डेट व्हेन बेबेज कंसीव्ड एनालिटिकल इंजन? चार्ल्स बेबेज ने एनालिटिकल इंजन के बारे में कब सोचा, कल्पना कब की बनाने की, या बनाने के लिए प्लान कब किया? तो वो उन्होंने प्लान किया 1837 में। तो 1837 में उन्होंने एनालिटिकल इंजन का प्लान किया। एनालिटिकल इंजन बनाने से पहले वो 1822 में कंप्यूटर बना चुके थे। बेबेज जो है वो कंप्यूटर के जनक हैं, आप अच्छे से जानते होंगे। तो 1800, अब इससे आप रिलेट कर लीजिए तुरंत कि 1822 के आसपास कौन सा आ रहा? बेबेज के बारे में 1822 में हुआ था, बेबेज ने कंप्यूटर बनाया था, तो 1837 हो सकता है, 1642 तो हो ही नहीं सकता, 80 बहुत दूर चला गया, इस समय तो वो बूढ़े हो गए होंगे, और 1850 भी देरी हो गई है, तो 1837 निकल के आता है। वैसे अगर रखना हो तो 1837 याद कर लीजिए, और अगर रिलेट करना हो तो 1822 में चार्ल्स बेबेज ने पहला वास्तविक कंप्यूटर बनाया था। चार्ल्स बेबेज को उनका जनक कहा जाता है कंप्यूटर का, 1822 में उन्होंने बनाया था, और इसको और इम्प्रूव करने के लिए और बेटर अच्छी तरीके से परफॉर्मेंस देने के लिए इन्होंने एनालिटिकल इंजन का प्लान किया, और वो किया 1837 में। ठीक है, तो भाई बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा जिन जिन के लिए वीडियो काम का हो सकता है। बड़ा लंबा वीडियो हो गया, लेकिन काफ़ी सारा डिस्कस किया हमने, और ये पूरा वीडियो देखने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस निकल करके आ गए होंगे। और भी परीक्षा की तैयारी अगर आपको करना हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, कौन से टॉपिक के बारे में आपको डिस्कस करना है, समझना है, कमेंट में लिखिएगा। कोई भी बात ना समझ में आऊँ तो भी कमेंट में लिख दीजिएगा। तो आने वाली वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे। धन्यवाद आपका इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। नमस्कार।